हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम सितंबर महीने के साइंस एंड टेक की न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसके अंदर ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज कवर की जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइंस एंड टेक में पहले हम मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई दो न्यूज़ करेंगे। एक न्यूज़ के अंदर हम टीबी के बारे में देखेंगे और दूसरी में डायबिटीज़। तो टीबी से शुरू करते हैं। पहली चीज़ टीबी के बारे में आपको पता रखनी है वो ये कि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपको ऑप्शन के अंदर अगर कहीं पे भी दे दिया कि एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है, तो आप उसको गलत कर देंगे। ये वायरल नहीं है, वायरस की वजह से नहीं होती, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। और बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे टीबी होती है। टीबी फैलती कैसे है? मान लीजिए किसी इंसान को टीबी हुई थी, तो टीबी होने के बाद उसके लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं। कई बारी दूसरे ऑर्गन्स को भी टीबी अफेक्ट कर सकती है। तो जब किसी इंसान को टीबी हो रखी है और वो खांसता है, कफ करता है या फिर स्नीज करता है, तो उसके मुंह से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। इन पार्टिकल्स को अगर कोई और इंसान इनहेल कर ले या फिर किसी और इंसान के अंदर ये पार्टिकल्स चले जाएं, तो उस इंसान को भी टीबी होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए जो टीबी के पेशेंट होते हैं, उन्हें खांसी के टाइम पर या तो अपनी एल्बो के अंदर खांसी करनी चाहिए या फिर हमेशा अपने मुंह के सामने खांसते वक्त हैंकरचीफ या फिर हैंकी रखना चाहिए। ठीक है। इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो एक सिम्टम तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कफिंग होती होगी। जब भी लंग्स अफेक्ट होंगे तो उसमें कफ ज़रूर होता है, क्योंकि हमारा लंग्स खुद को क्लीन करने के लिए जो कफ होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। तो लंग्स अफेक्ट होंगे तो एक तो कफिंग होगी। कई बार ये कफिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंटरनली थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से कफ में ब्लड भी हमें देखने को मिलता है। कफ हो रहा है, ब्लड भी आ रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, तो जब भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर के भी चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका खाना खाने का मन नहीं करता, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। साथ ही साथ आपका वेट जो है, वेट भी यहाँ पे कम होना चालू हो जाता है। टीबी के लिए दो चीज़ें हमें करनी होती है। पहला तो ये कि टीबी होने से ही रोक लो, यानी कि टीबी होने से पहले ही चीज़ों को प्रिवेंट कर लिया जाए। दूसरा होता है कि अगर टीबी हो गई तो उस केस में इंसान को इलाज मिलना चाहिए। प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं और इलाज करने के लिए हम मेडिसिन का या फिर दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो जो टीबी की वैक्सीन है उसका नाम होता है BCG वैक्सीन। फुल फॉर्म होती है इसकी बैसिलस कैलमेटे-गुएरिन वैक्सीन। ये वैक्सीन इंडिया के अंदर पहली बार 1948 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर उसके बाद 1962 के अंदर इसको हमने अपनी नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इस वैक्सीन को लगाना चालू कर दिया था। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको ये वैक्सीन किस प्रोग्राम के अंदर लगानी चालू हुई? नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि 2025 तक इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर दो। ये प्रोग्राम इंडिया ने WHO के एक प्रोग्राम को देख के बनाया। और WHO के प्रोग्राम का क्या नाम है? WHO के प्रोग्राम का नाम है एंड टीबी स्ट्रेटेजी। तो WHO ने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए इंडिया ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बनाया है। एलिमिनेशन कब तक? 2025 तक करना है। तो ये तो सारी की सारी बात हो गई कि प्रिवेंट कैसे करेंगे BCG वैक्सीन देके। अब अगर क्योर की बात की जाए तो अगर किसी इंसान को टीबी हो गई है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो देखिए, टीबी के इलाज के लिए हमने डिफरेंट फेजेस बना रखे हैं। जो फर्स्ट फेज है उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन। ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन के अंदर कौन सी दवाई आती है? इसके अंदर आपकी आती है एक तो रिफम्पिसिन और दूसरी दवाई आती है आइसोनियाजिड। तो जब भी किसी इंसान को बीमारी हो जाती है, टीबी हो जाता है, तो हम उसको सबसे पहले रिफम्पिसिन और आइसोनियाजिड की ट्रीटमेंट देते हैं। अब टीबी के साथ एक जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ये है कि इंसान टीबी का इलाज चालू करा देता है, उसकी दवाइयां चल रही हैं, लेकिन उसने बीच में दवाई लेनी छोड़ दी, तो उसका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इन्फेक्शन दोबारा से बढ़ना चालू हो जाएगा। वो फिर से दवाई लेगा और दवाई लेनी छोड़ देगा, फिर दोबारा से उसका इन्फेक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको इन्फेक्शन हुआ, उसने कुछ समय दवाई ली, फिर उसका दवाई छोड़ दी, फिर इन्फेक्शन हो रहा है, फिर दवाई छोड़ दी, फिर इन्फेक्शन हो रहा है। तो इससे जो ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ इस इंसान के शरीर पे असर करना बंद कर देती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इन दवाइयों का इसके शरीर पे कोई असर नहीं हो रहा। इसका जो शरीर है वो रेजिस्टेंट हो चुका है इस दवाइयों से, यानी कि ये दवाई अब इसके ऊपर काम नहीं करेंगी। तो ऐसे जो लोग जिनके ऊपर ये फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनको टीबी नहीं है, इनको MDR टीबी है।
MDR टीबी क्या होती है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स की इसने रेजिस्टेंस बना लिया उसके शरीर ने, अब इसको अलग इलाज देना पड़ेगा। तो MDR टीबी अगर किसी इंसान को हो जाती है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन अगर किसी इंसान के ऊपर काम नहीं कर रही, तो उसको हम सेकंड लाइन पे भेजते हैं, और सेकंड लाइन में क्या होता है? उसकी 2 साल तक कीमोथेरेपी करानी पड़ जाती है। ये जो कीमोथेरेपी है ये बहुत ही कॉस्टली इलाज होता है, साथ के साथ कॉस्टली के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रिफम्पिसिन और आइसोनियासिड। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर टीबी का इलाज आप चालू कर रहे हो तो जब तक आपकी टीबी पूरी जड़ से खत्म ना हो जाए तब तक आपको उसका इलाज बंद नहीं करना होता। तो इसके लिए इंडिया के अंदर जो स्ट्रेटेजी फॉलो होती है उस स्ट्रेटेजी का नाम है डॉट्स। स्ट्रेटेजी का नाम है डॉट्स। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड यानी कि इसके अंदर जिसको भी टीबी हो गई है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है कि वो अपनी ट्रीटमेंट पूरी करे। तो इस डॉट्स का हमारा 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने तक आपको रिफम्पिसिन और आइसोनियाजिड मेडिसिन दी जाती है एक डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर। तो ये तो हो गया जिसके अंदर उसका इलाज हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी इंसान को टीबी हो जाती है तो उसको भूख लगना बंद हो जाता है और उसका वेट जो है वेट लॉस होना चालू हो जाता है। तो ऐसे में उसको ज़रूरत होती है एक न्यूट्रिशियस खाने की। तो उसको खाना न्यूट्रिशन वाला मिलना चाहिए। साथ ही साथ अगर उसको कोई और एक्स्ट्रा दवाई भी लेनी पड़े तो उस दवाई के लिए भी पैसा चाहिए। तो अच्छा खाना खाने के लिए और दवाई के लिए पैसा लेने के लिए क्या करती है हमारी सरकार? हमारी सरकार टीबी के पेशेंट को हर महीने 500 रुपये प्रोवाइड करती है। ये 500 रुपये टीबी का पेशेंट अपनी दवाई और खाना खरीदने में यूज़ कर सकता है। ये पर मंथ पेमेंट की जाती है जब तक कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। किस स्कीम के अंदर ये ट्रीटमेंट की जाती है या फिर किस योजना के अंदर? तो उस योजना का नाम है निक्षय पोषण। निक्षय पोषण योजना। तो निक्षय पोषण योजना के अंदर टीबी के पेशेंट को 500 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो न्यूट्रिशियस खाना खाए और अपनी दवाइयाँ खरीद सके। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नाम देके पूछा जा सकता है कि ये किस काम आती है। MDR टीबी का मतलब कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स इसके ऊपर काम करना बंद कर चुकी है। 6 महीने की ट्रीटमेंट होती है। तो ये हमारे पूरी की पूरी जो भी मैंने आपको बात बताई है सारी की सारी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, ये निक्षय पोषण योजना के बारे में। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स एक्सेस करने के लिए एग्जाम क्वेस्ट की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली जो बीमारी हम देख रहे हैं, अगली बीमारी है हमारी डायबिटीज़ से जुड़ी हुई। डायबिटीज़ के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। हमारे शरीर को चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे सेल्स के अंदर। सेल्स जो एनर्जी बनाते हैं, सेल्स एनर्जी बनाते हैं ग्लूकोज की मदद से। तो ये ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचता कैसे, ये हमें जानना है। तो हम जब भी खाना खाते हैं इस खाने को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है खाने में से, ये ग्लूकोज एंटर कर जाता है हमारे खून के अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज एंटर कर जाएगा। ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारा जो खून है, इस खून से हमारे सेल में जाने के बीच में एक दरवाज़ा पड़ता है। ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें एक चाबी की ज़रूरत होती है, एक की ज़रूरत होती है। जैसे ही ये चाबी हमें मिल जाती है वैसे ही हमारी ब्लड से ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाना चालू कर देता है। एक बार फिर से सुनिए, खाना खाया, खाना कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर रह रहा है, आपके खून के अंदर ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब खून से इसको सेल तक पहुंचाना है, लेकिन आपके ब्लड और आपके सेल के बीच में एक दरवाज़ा एग्जिस्ट करता है। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हमें वो चाबी मिल जाती है वैसे ही इस ब्लड में से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर पहुंचना चालू हो जाता है। सेल जैसे ही ग्लूकोज को अपने पास बुला लेगा वैसे ही सेल क्या करने लग जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो हमारे शरीर में एनर्जी इस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब जो मैं इस चाबी की बात कर रहा हूँ, इस दरवाजे खोलने के लिए जो हमें चाबी चाहिए होती है वो होता है एक तरह का हार्मोन। वो होता है एक हार्मोन, और ये हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा पैनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस करना चालू कर देगा और ब्लड से ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर पहुंचनी चालू हो जाती है। अब किसी किसी इंसान के अंदर पैनक्रियास या तो इस इंसुलिन को पूरी तरह से प्रोड्यूस करना बंद कर दे, या फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, या फिर जो हमारा शरीर है
हमारा शरीर उस इंसुलिन को यूज करना बंद कर दे किसी भी कारण की वजह से, तो उस केस में क्या होता है, अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो गई, कम हो गई, या फिर हमारा शरीर उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमें ये चाबी नहीं मिल पा रही है। अगर हमें चाबी नहीं मिल पा रही है तो ये दरवाजा खुलेगा नहीं। दरवाजा अगर खुलेगा नहीं तो हमारी ब्लड में से ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, तो हमारे सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो भी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ही पड़ा रहता है, और इससे हमारे ब्लड की जो शुगर लेवल है, ब्लड की शुगर लेवल इंक्रीज कर जाती है। ग्लूकोज एक तरह का शुगर ही होता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि इस इंसान का ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया है, इस इंसान को डायबिटीज है। डायबिटीज भी आपने 3 तरह की ज्यादातर आप सुनते हैं। एक होती है आपकी टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है या फिर एडोलेसेंट में पाई जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं होती टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। हमें बाहर से इंसुलिन जो है उसको अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है, तो हम बाहर से चाबी जो है अपने शरीर में पहुंचा देते हैं। ये होती है आपकी टाइप 1 डायबिटीज़। दूसरी होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम ज़्यादातर लाइफस्टाइल से जोड़ के देखते हैं कि अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे, आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उस केस के अंदर आपका जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है या फिर बंद कर देता है, या आपका शरीर उसको सही से यूज नहीं कर पाता है। तो उस केस में भी आपके ब्लड शुगर का जो लेवल है वो लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो इस केस में कुछ ड्रग्स भी आते हैं, कुछ मेडिसिन आती है जिसको आप ले सकते हैं, या फिर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तीसरी तरह की जो डायबिटीज़ आप ज़्यादातर सुनते हैं वो आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उनके कुछ हार्मोन्स वगैरह में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पाई जाती है वो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ये एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसको अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें तो इस डायबिटीज़ को अवॉइड करने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। इस न्यूज़ में आपको यही पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ कैसे होती है, इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली जो हम खबर देखेंगे, अगली हमारी न्यूज़ है स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी हुई, चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई ये न्यूज़ देखेंगे हम। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स एक्सेस करने के लिए एग्जाम क्वेस्ट की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब हम स्पेस प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि हम किस चीज़ को स्पेस में भेजना चाहते हैं, जिसको हम पेलोड के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो भी चीज़ है, इसको स्पेस में पहुंचाने के लिए हम किस तरह के रॉकेट का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर हम चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे कि चंद्रयान 2 के रिलेटेड क्या न्यूज़ थी हमारी। दूसरा, इस चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, इसको 2019 में 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, और किस लॉन्च व्हीकल को यूज़ करके लॉन्च किया था इसको, GSLV Mk3 को यूज़ करके भेजा गया था, ठीक है। तो ये सिर्फ रॉकेट था GSLV Mk3, और स्पेस में किस चीज़ को पहुंचाना था, चंद्रयान 2 को पहुंचाना था। ये चंद्रयान 2 के अंदर हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे। पहला इंस्ट्रूमेंट का नाम था ऑर्बिटर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम था लैंडर, और तीसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम था रोवर। रोवर एक तरह की गाड़ी थी, आप इसको कार की तरह मान के चलिए। तो इस प्रोग्राम से हम क्या करना चाह रहे थे, हमने चांद के पास इस पूरे पेलोड को पहुंचाया। पेलोड जब चांद के पास पहुंच गया तो एक हिस्सा जो है वो चांद के चारों तरफ चक्कर काटेगा, जिस हिस्से को हम कहते हैं ऑर्बिटर, क्योंकि ये चांद के चारों तरफ ऑर्बिटिंग कर रहा है, इसीलिए इसको हम ऑर्बिटर के नाम से जानते हैं। जो लैंडर है, लैंडर का काम क्या था, लैंडर का काम यह था कि वो इस पेलोड से एक चीज निकलेगी, जो चीज इस गाड़ी को, रोवर को चांद की सतह तक, चांद के सरफेस तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो जो हमारा ये पेलोड था, इस पेलोड से एक पैराशूट टाइप की चीज निकलेगी जिसके ऊपर कुछ रॉकेट वगैरह लगे होंगे, और वो चीज का काम क्या होगा कि वो धीरे धीरे इस गाड़ी को चांद के सरफेस पे लैंड करा दे, चांद के सरफेस पर पहुंचा दे, ठीक है। तो जिसका लैंड कराने का काम था उसको हम लैंडर कहते थे, और जो गाड़ी चांद के सरफेस पे चलती और चलते चलते सैंपल इकट्ठे करती, वहां की मिट्टी को उठाती, वहां के एटमॉस्फेयर को चेक करती, उस गाड़ी का नाम रखा गया था रोवर, ठीक है। तो ये रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर, ये 3 चीजें हमारे चंद्रयान 2 में जा रही थी। लेकिन जब हमारा लैंडर निकला, लैंडर रोवर को लेकर निकला चांद की सरफेस पे लैंडिंग कराने के लिए, तो इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और ये दोनों के दोनों चांद की सरफेस पे जाके क्रैश कर गए।
इनके क्रैश करने के बाद से इन्होंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन आज भी जो हमारा ऑर्बिटर है, यानी कि चांद के ऊपर हवा में जो ऑर्बिटिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट था, वो आज भी चल रहा है। अच्छा, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से आखिर हम अचीव क्या करना चाहते थे? तो देखिए 2008 के अंदर, यानी 2008 में हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। ये जो चंद्रयान 1 है, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। इसने ये कंफर्म कर दिया था कि जो मून का सरफेस है, जो लूनर सरफेस है, लूनर सरफेस पे वाटर की प्रेजेंस है। तो मून के ऊपर पानी की प्रेजेंस को कंफर्म करने में चंद्रयान 1 का बहुत ही बड़ा हाथ रहा था। लेकिन जो ये चंद्रयान 1 था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। तो इसने जो पानी का हमने डिस्कवरी करी थी, उसने ये कहा था कि मेरे को एक छोटी सी कन्फ्यूजन है। और वो छोटी कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन ये है कि मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि जो चीज़ मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ वो OH है या फिर H2O है। OH है या फिर H2O है। H2O होता है पानी और OH होता है आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल। हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है। तो चंद्रयान 1 ने एक तरह से कंफर्म कर दिया था कि पानी है, लेकिन वो एकदम 100% श्योर नहीं था कि वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल को आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर H2O को आइडेंटिफाई कर रहा है। जो हमारा चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 के अंदर हमने और भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भेजे थे, और इस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से चंद्रयान 2 ने एकदम कंफर्म कर दिया है कि जो लूनर सरफेस है, जो मून है, मून पे हमें OH भी मिलता है, साथ के साथ H2O के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। यानी कि मून की सरफेस पे ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, यानी मून पे पानी जो है वो हमें पानी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो ये चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 8 और इंस्ट्रूमेंट लेके गया था। 8 और इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग काम थे, जिसमें से आप एक क्लास को याद रखेंगे। क्लास का काम क्या था? क्लास की फुल फॉर्म थी चंद्रयान 2। क्लास की फुल फॉर्म थी चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी। चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सॉरी स्पेक्ट्रोग्राफी नहीं है, स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये क्लास गया था और इस क्लास ने क्या किया है? क्लास ने मून पे कुछ और एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी की है। कैसे कैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है? मून पे हमें मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है, मून पे एल्यूमिनियम भी मिलता है, मून पे सिलिकॉन भी है, मून पे क्रोमियम और सोडियम भी पाया गया है। तो ये जो हमारे माइनर मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स भी हमें मून के सरफेस पे देखने को मिलते हैं, और उसकी डिस्कवरी किसने की है? क्लास इंस्ट्रूमेंट से चंद्रयान 2 ने की है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एक सोलर एक्सरे मॉनिटर को भी भेजा था। सोलर एक्सरे मॉनिटर को भी भेजा था। ये जो सोलर एक्सरे मॉनिटर था, इसका काम था सन की जो फ्लेयर्स होती हैं, उन फ्लेयर्स को स्टडी करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी अभी न्यूज़ में थी, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि सोलर एक्सरे मॉनिटर क्या है, क्लास क्या चीज़ है, चंद्रयान 2 क्या है। एक ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था। इंडिया अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था। इंडिया ये दिखाना चाह रहा था कि हम मून के सरफेस के ऊपर चीज़ों को लैंड करा सकते हैं, चीज़ों को लैंड करा सकते हैं, जिसको नाम दिया गया था सॉफ्ट लैंड। कि बहुत ही आराम से हमारा जो लैंडर है वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा, हवा से धीरे धीरे नीचे उतरेगा, और जो हमारा रोवर है यानी कि गाड़ी है, उसको धीरे से यहाँ पे लैंड करा देगा। फिर ये गाड़ी मून के सरफेस पे चलती रहेगी और सैंपल इकट्ठे करती रहेगी। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी हमने चंद्रयान 2 को भेजा था। तो ये भी हमारा एक सही मार्क करके आएंगे आप। इसके अलावा जो मून है, मून के सरफेस को स्टडी करना था, मून के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को स्टडी करना था, मून पे हमें पानी की और वाटर आइस की डिस्कवरी को एकदम कंफर्म करना था। तो इन सारी चीज़ों के लिए चंद्रयान 2 भेजा गया था। यही जो मैंने आपको समझाया, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड करेंगे, ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बताया वही सारी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। देखिए, कोई भी आप पेमेंट करते हैं, मान लीजिए ए को बी के लिए कुछ पेमेंट देनी है, तो ए जो भी पेमेंट करेगा उस पेमेंट की इंफॉर्मेशन पहले किसी बैंक के पास जाएगी। बैंक जो है वो वेरीफाई करेगा, क्या वेरीफाई करेगा कि क्या ए के अकाउंट में वाकई में पैसे हैं या नहीं है। अगर ए के अकाउंट में पैसे होंगे तो बैंक क्या करेगा? उन पैसों को बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे एक इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ रही है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा, कहीं पे कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। तो बैंक जो यहाँ पे इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, और ये काम करने के लिए बैंक जो है अपनी एक फीस भी चार्ज करता है। कई बार आपने देखा होगा बैंक का सर्वर डाउन होता है, जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो डिले हो जाती है।
कई बारी किसी और वजह से भी बैंक जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, कोई हॉलीडे है या फिर किसी और कारण की वजह से नहीं हो रहा, तो इन सब चीज़ों से आपको डिले मिल जाता है। तो एक तो जो ये हमारा मेथड है, इस मेथड में आपको पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा, डिले का यहाँ पे जो है वो डर हमेशा रहता है, तो ये कॉस्टली भी है और ये टाइम टेकिंग भी प्रोसेस है। तो एक नया तरीका निकाला गया, उस तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि एक करेंसी होती है, ये करेंसी को हमने सिक्योर कर रखा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी की करेंसी होती है, यानी कि इसका डुप्लीकेट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये एक तरह की क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड करती है, यानी कि इसके पीछे कुछ हमने कोडिंग वगैरह की होती है जिसकी वजह से इसका डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी करेंसी है जिसको हमने क्रिप्टोग्राफी से प्रोटेक्ट कर रखा है, ऐसी करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, इस क्रिप्टो करेंसी से जो भी ट्रांजैक्शन होगी, क्रिप्टो करेंसी से जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ढेर सारे लोगों को हमेशा विजिबल रहेगा। तो अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी गड़बड़ हो रही है, तो ये इतने सारे लोग हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन को कभी भी देख सकते हैं, तो वो उस गड़बड़ को पॉइंट आउट कर देंगे कि इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए ये इंसान यहाँ पे सर्वर डाउन है, लेकिन जो ये दूसरा वाला नोड है, यहाँ पे हो सकता है सर्वर काम कर रहा हो, तो जो इसकी ट्रांजैक्शन होनी थी वो ट्रांजैक्शन यहाँ से वेरीफाई हो गई। मान लीजिए ये दोनों के दोनों डाउन है, ये तीसरा भी डाउन है, चौथा भी डाउन है, पांचवा भी डाउन है, छठा भी डाउन है, तो भी इसकी वेरिफिकेशन जो है वो इस रूट से हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो वेरिफिकेशन के लिए कोई भी टाइम का ज़्यादा डिले हमें क्रिप्टो करेंसी के दौरान पे देखने को नहीं मिलता। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ती, अगर करनी भी पड़ती है तो वो बहुत ही नॉमिनल होती है, बैंक के मुकाबले बहुत ही कम फीस होती है। ठीक है, तो एक तो इसमें डिले नहीं रहता, दूसरा इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी से अगर आप करते हैं तो ये होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कुछ नेगेटिव्स हैं। पहला नेगेटिव ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी में कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। इस क्रिप्टो करेंसी को किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया, तो इस क्रिप्टो करेंसी से आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सरकार को नहीं मिल पाता। ए ने ट्रांजैक्शन करी बी को, और इसको वेरीफाई कर दिया किसी भी नोड ने, किसी और इंसान ने इसको वेरीफाई कर दिया सी ने। सरकार के पास इसकी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए कौन था, बी कौन था, ये हमें नहीं पता। तो जब इसकी ट्रांजैक्शन का हमें सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो क्या पता ए जो है वो बी के साथ हथियार खरीद रहा हो, वेपन खरीद रहा हो। ए हो सकता है कोई टेररिस्ट है, हो सकता है ए जो है वो बी से कोई ड्रग्स खरीद रहा हो। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता चल पाती। दूसरा जो नुकसान होता है जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, वो नुकसान क्या है, वो नुकसान ये है कि आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। वैल्यू का क्या मतलब है, मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में $1 के बराबर है। अचानक से ढेर सारे लोग ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की डिमांड करने लग गए। जब क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद ढेर सारा क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो गई है, और क्रिप्टो करेंसी, अब एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो $100 के बराबर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है। जब एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू $100 के बराबर हो गई, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा, लोग उसको कम खरीदना चालू कर देंगे, और फिर क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी की डिमांड कम होनी चालू हो जाएगी। फिर ये $100 से कल हो जाएगी 90 की, परसों हो जाएगी 80 रुपए की, फिर हो जाएगी 70 रुपए की। अब इसका प्राइस रिड्यूस होने लग गया, तो लोगों को लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी में आज की डेट में इन्वेस्ट करके रख लो, तो लोग क्रिप्टो करेंसी को फिर से खरीदने लग जाएंगे, तो क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो 70 के बाद दोबारा से हो सकता है वो 100 रुपए की हो गई। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। हो सकता है आज आपको एक क्रिप्टो करेंसी $1 की मिल जाए, और यही सेम क्रिप्टो करेंसी आपको कल $1000 की मिल रही हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने $1000 की एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी और कल ये $1 की हो जाए। तो यहाँ पे ये जो वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लेके आए हैं स्टेबल कॉइन। नाम से भी आपको पता चल रहा है, वॉलेटाइल का मतलब जो बार बार ही ऊपर नीचे हो, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे। तो स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, स्टेबल कॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि स्टेबल रहेंगी। अब इनको स्टेबल करने के लिए क्या किया गया है, तो इसके अंदर हम चाहते क्या है, हम यही चाहते हैं ना कि जो क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट है, क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट क्या है कि आप इजीली ट्रांजैक्शन कर लो, जिसके अंदर डिले ना हो,
जिसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो। हम बस यही तो चाहते हैं और हम वॉलेटिलिटी को रिमूव करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसको हमने नाम दिया स्टेबल कॉइन। ये जो स्टेबल कॉइन है, इस स्टेबल कॉइन की वैल्यू को हमने बेंचमार्क कर दिया है किसके साथ, किसी नॉर्मल करेंसी के साथ, ठीक है, नॉर्मल करेंसी या फिर किसी फिएट करेंसी के साथ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेरे पास आज की डेट में $100 है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास आज की डेट में $100 हैं, तो मैं इन $100 के मुकाबले 100 स्टेबल कॉइन इशू कर रहा हूं। ये जो 100 स्टेबल कॉइन है, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। आप इन कॉइन को यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप इन कॉइन को यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये जो स्टेबल कॉइन है, इनकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है डॉलर के साथ, यानी कि एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 ही रहेगा। तो चाहे आप आज स्टेबल कॉइन खरीद लो या फिर 10 दिनों के बाद स्टेबल कॉइन खरीद लो, एक स्टेबल कॉइन की जो वैल्यू है वो $1 ही रहेगी। तो इससे क्या हो गया, इससे स्टेबल कॉइन का प्राइस जो है वो प्राइस स्टेबल रहेगा। कितना रहेगा, $1 ही रहेगा, चाहे तुम आज खरीदो या कभी भी खरीदो। तो प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है वो वॉलेटिलिटी खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि ये स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसीलिए इसके अंदर हम मेरे को डिले नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो जाएगी और लोग जो हैं इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया गया स्टेबल कॉइन बनाने के लिए। तो स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, वो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसको हमने बेंचमार्क कर दिया है किसी और फिएट करेंसी के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे $, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और चीप तरीका हमने ढूंढा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शंस करवाने का। तो इसके अंदर कोई भी फर्म जो कि स्टेबल कॉइन इशू करना चाहती है, वो क्या करेगी, वो अपने पास देखेगी कि उसके पास कितने डॉलर का डिपॉजिट है। मान लीजिए उसके पास $1000 का डिपॉजिट है, तो वो क्या करेगी, इस $1000 के मुकाबले के ही स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर रिलीज करेगी और कह देगी कि एक स्टेबल कॉइन $1 के बराबर है। तो लोग सिर्फ इन 1000 स्टेबल कॉइन को यूज करके ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका स्टेबल कॉइन का यही कहता है, ठीक है। तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू क्या फ्लक्चुएट करेगी, नहीं, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वो फिक्स रहेगी, किसी फिएट करेंसी के अकॉर्डिंग फिक्स रहेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स एक्सेस करने के लिए एग्जाम क्वेस्ट की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बारी। तो देखिए, जो डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, किसी एक इंसान की अगर मैं बात करूं, इस इंसान के शरीर में ढेर सारे सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर आपको डीएनए पाया जाता है। सेल के अंदर डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, सेल के अंदर डीएनए दो जगहों पे हमें देखने को मिलता है। एक तो डीएनए आपको देखने को मिलेगा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। एक और जगह होती है जहाँ पे डीएनए देखने को मिलता है और उस जगह का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए है और हमारे न्यूक्लियस का भी एक डीएनए होता है। न्यूक्लियस के डीएनए को हम न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। डीएनए का आखिर काम क्या होता है, जैसे आपको कोई भी कंप्यूटर में चीज़ स्टोर करनी होती है तो आप उसको अपनी हार्ड डिस्क में करेंगे, किसी मेमोरी कार्ड में करेंगे, उसी तरह एक इंसान की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है डीएनए के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ी हुई चीज़ें आप कहाँ याद करेंगे, नहीं, वो तो आपके ब्रेन में जाती है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस इंसान की नाक कैसी होगी, इसके कान कैसे होंगे, इसकी आवाज़ कैसी होगी, इसका जो कलर है, इसकी जो हाइट है वो कैसी होगी। मान लीजिए आपके कोई भी पेरेंट हैं, उन पेरेंट की नीली आंखें थी, ब्लू आइज थी, तो ये जो ब्लू आइज की इंफॉर्मेशन है ये उनके डीएनए में कंटेंट थी। फिर जब आप पैदा होते हैं तो यही इंफॉर्मेशन जब आपके पास तक पहुंच जाती है तो आपकी आंखों का कलर भी कैसा होगा, आपकी आंखों का कलर भी ब्लू तरीके का ही होगा। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है, वो सारी की सारी आपके डीएनए के अंदर कंटेन होती है। डीएनए के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन कंटेन होती है ये एक कोडिंग की फॉर्म में होती है, ये एक कोडिंग की फॉर्म में होती है। और कोडिंग कौन करता है, कोडिंग की जाती है 4 केमिकल बेसिस के द्वारा। 4 केमिकल बेसिस हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक तरह के कोड की फॉर्म में होती है और वो वही कोड डिटरमाइन करता है कि इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी।
इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। ये 4 केमिकल बेसिस कौन से होते हैं, तो इसको याद रखेंगे आप, ATCG। ATCG, ए से होता है आपका एडेनाइन, टी से होता है आपका थाइमाइन, सी से होता है आपका साइटोसाइन और जी से होता है आपका गुएनाइन। ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको लिखना, ठीक है। तो ये 4 केमिकल बेसिस होते हैं। जो ए है वो टी के साथ जुड़ा होता है और जो सी है वो जी के साथ जुड़ा होता है। इसको कहा जाता है बेस पेयर, इसको हम बेस पेयर कहते हैं। तो ये तो हमारी सारी डीएनए की बात हो गई। जब हम बात करते हैं जीनोम की, जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है आपके पूरे के पूरे डीएनए का जो सेट होता है, आपके डीएनए का जो एंटायर सेट होता है, उसको हम जीनोम कह देते हैं। डीएनए के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन कंटेंट है, जहां पे आपको 4 केमिकल बेसिस देखने को मिलते हैं। ये 4 केमिकल बेसिस आपके पेयर में होते हैं ATCG के नाम से, जो कि जाने जाते हैं। और इस डीएनए के एंटायर सेट को हम जीनोम के नाम से जानते हैं। तो एक और जो फैक्ट आप याद रख सकते हैं वो फैक्ट ये है कि जीनोम के अंदर देखिए, जीनोम बना है डीएनए से और डीएनए बना है बेस पेयर से। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये बेस पेयर 3.5 बिलियन हो जाते हैं, 3.5 बिलियन बेस पेयर मिलके एक जीनोम की आपकी बात करते हैं, ठीक है। तो जीनोम क्या हो गया? 3.5 बिलियन बेस पेयर को हम जीनोम कह सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन डीएनए के बारे में कि जो डीएनए होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड आपकी ऐसे जा रही है, दूसरी स्ट्रैंड आपकी ऐसे जा रही होती है। इस स्ट्रैंड के अंदर ही आपके ये जो बेस पेयर है, ये बेस पेयर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ATCG, ATCG। इस तरह से इनकी ये कोडिंग हो रखी होती है, ठीक है। तो ये हमारे डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर को हम डीएनए कहते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इस स्ट्रैंड की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उसका हमें काम नहीं पता, उसका हमें यूज़ क्या है नहीं पता। लेकिन इस डीएनए का जो कुछ हिस्सा है जहाँ पे हमें प्रोटीन की कोडिंग देखने को मिलती है, उसका काम हमें समझ में आता है। और उसका काम क्या होता है कि ये जो प्रोटीन की कोडिंग है, ये प्रोटीन की कोडिंग आरएनए के ऊपर ट्रांसक्राइब हो जाती है, आरएनए के ऊपर ट्रांसक्राइब हो जाती है। और आरएनए इस कोडिंग को समझता है, पढ़ता है और आपके डीएनए को रेप्लिकेट करना चालू कर देता है। तो आपका जो डीएनए है वो बार बार रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि अपनी ही कॉपी क्रिएट करता जाता है। तो आपका जो डीएनए आपके शरीर में इसी की कॉपीज बनती जाती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है तो उसके अंदर एक एरर आ जाता है। ये जो एरर होता है डीएनए की कॉपिंग के टाइम पे, इसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, इसको हम म्यूटेशन जानते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन होती है डीएनए की कॉपिंग के टाइम पे, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम म्यूटेशन कह देते हैं। कई बार हार्मफुल होती है, कई बार हार्मलेस भी हो सकती है ये म्यूटेशन, ठीक है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहा है हमेशा से, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। उसके लिए डीएनए की इंफॉर्मेशन होना, डीएनए को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए 1990s के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया था। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि ह्यूमन का जो जीनोम है, यानी कि एंटायर सेट ऑफ डीएनए जो है, उस जीनोम को हम अच्छे से मैप कर लें। उस जीनोम की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके वो इंफॉर्मेशन हमारे पास तक पहुंच जाए। ये जो मैपिंग थी 2003 के अंदर लगभग कंप्लीट हो गई थी। सिर्फ 15% हिस्सा था जो कि इनकम्प्लीट रह गया था। 2003 के अंदर हमने पहला ह्यूमन जीनोम मैपिंग की थी, जिसका 15% हिस्सा इनकम्प्लीट रहा था। क्यों इनकम्प्लीट रह पाया? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी इतनी केपेबल नहीं थी कि हम पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को मैप कर पाएं। तो 2013 के अंदर, यानी कि 10 साल के बाद, हमने दोबारा से एक और ह्यूमन जीनोम मैपिंग का ड्राफ्ट पब्लिश किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमें 2013 के अंदर भी क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि 8% जो मैपिंग है, वो 8% मैपिंग अभी भी मिसिंग है। यानी कि ह्यूमन जीनोम का जो 8% हिस्सा है वो हम अभी भी मैप नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी यह हुआ है कि 2021 के अंदर हमने दोबारा से मैपिंग का ड्राफ्ट रिलीज किया है, और उसके अंदर हमने कहा है कि अब जो ह्यूमन जीनोम है, यानी कि जो एंटायर सेट होता है एक इंसान के डीएनए का, उसकी मैपिंग नियरली कंप्लीट हो चुकी है, नियरली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है कि हमने डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार देख लेते हैं इस न्यूज़ में से आप क्या क्या याद रख सकते हैं। पहला तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 30 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि
एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो ह्यूमन के जीनोम को पूरे अच्छे से मैप कर सके, उसकी पूरी सीक्वेंसिंग को अच्छे से पढ़ सके। अभी भी जो हमारी 2021 के अंदर हमने जो रिलीज की है उसमें भी हम क्या कह रहे हैं कि 0.3% एरर के चांसेस हैं। तो आप खुद देखिए कि इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट होने के बाद भी हम पूरे के पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो डीएनए के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होंगी। ठीक है, तो अभी भी 0.3% एरर के यहाँ पे वो चांसेस की बात कर रहे हैं। ये सारी वो हिस्ट्री बताइए कि जो पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। जब उसने अपना ड्राफ्ट दिया था वो 15% इनकम्प्लीट था। 2003 में उसका रिलीज कर दिया था डेटा, 15% इनकम्प्लीट था। उसके बाद इसी के ऊपर और काम किया गया और 2013 में एक और इंफॉर्मेशन रिलीज की गई, उसमें 8% इनकम्प्लीट था वो। अब जो है वो लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने 2021 के अंदर, लेकिन यहाँ पे 0.3% एरर के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोटीन कोडिंग की बात की जा रही है, जो मैं आपको ATCG कह रहा था, इसको हम प्रोटीन कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। और यही कोडिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाती है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार इसको रीड कीजिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डीएनए से या फिर जेनेटिक्स से जुड़ी हुई आपको एक अलग से लेक्चर मिलेगा, क्योंकि जेनेटिक्स के ऊपर इस बारी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका लगभग 1-1.5 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, वो आपको अलग से इस महीने के एंड तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ आप एक बारी देखेंगे। ये जो हमारी अगली न्यूज़ है बहुत ही इजी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है, उसी तरह से सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी की अथॉरिटी है, इन दोनों ने मिलकर एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को स्मूथ करने के लिए काम किया है। और वो काम क्या है, इंडिया का जो यूपीआई है और सिंगापुर का पे नाउ है, इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया है। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में लिंक हो गए हैं, तो अब अगर सिंगापुर से किसी इंसान को इंडिया में ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको यूपीआई डाउनलोड करके यूपीआई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, वो पे नाउ से भी कर सकता है। तो इससे क्या हो गया, हमारी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपको ये तो खबर मेरे को लगता नहीं कि कोई भी पूछेगा, हो सकता है किसी स्टेट पीएससी या फिर एसएससी जैसे एग्जाम में आ जाए कि आरबीआई का किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो आप क्या बोल देंगे, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि पे नाउ किसका पेमेंट सिस्टम है, तो आप उसमें कहेंगे मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का है। दूसरी चीज, यूपीआई के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि यूपीआई आखिर है क्या। यूपीआई एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी पेमेंट को एक इजी तरीके में कर सकते हो। पेमेंट को इजी करने के लिए क्या किया गया है, अगर आपको ए को बी से कुछ पैसे लेने हैं या फिर देने हैं, तो ए को अपना अकाउंट नंबर बी को बताना पड़ेगा और बी जो है उसके अकाउंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसके अकाउंट में पैसे डाल देगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस अकाउंट नंबर को ना बताऊं, मैं एक वर्चुअल आईडी बना लूं, एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना लूं और वो पेमेंट एड्रेस इसको दे दूं। तो ए जो है वो बी को अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दे देगा और फिर वो बी इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को यूज करके उसके अकाउंट में पैसे डाल देगा। तो इसमें अकाउंट की डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाने का काम है, इसको हम अपने यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप अपनी एक यूपीआई आईडी बनाते हैं, वो जो यूपीआई आईडी है वही आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। तो जब भी आपको किसी से पैसा लेना होता है या देना होता है, तो आप सिर्फ इस यूपीआई आईडी के बेसिस पर उसके यहाँ पे पैसे की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी जो अकाउंट की डिटेल्स हैं वो शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक सेफ्टी के हमारे पास वो रहता है कि हमारा अकाउंट सेफ रहेगा। दूसरी चीज, इस यूपीआई आईडी में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो पेमेंट या ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको दो बारी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, 2 बारी मंजूरी देनी पड़ेगी। तो एक बारी जब भी आप यूपीआई आईडी देखते होंगे तो उसके अंदर जब आप ऐप ओपन कर रहे हैं तब आपको कोई ना कोई आईडी देके लॉगिन करना होगा या फिर फिंगरप्रिंट लगाना होगा। दूसरा, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यूपीआई का अपना एक पासवर्ड बना होता है, आप उस पासवर्ड को डालते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट हो पाती है। तो इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो एक सवाल यूपीएससी पूछती है वो ये कि यूपीआई के अंदर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, 2 है या सिंगल फैक्टर है। तो ये आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है यूपीआई आईडी। इसके अलावा आपको एनपीसीआई के बारे में पता होना चाहिए। एनपीसीआई कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो एनपीसीआई एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। इस एनपीसीआई को किसने बनाया था, एनपीसीआई इनिशिएटिव है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का गठन किया था। ठीक है, किसने किया है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने किया है। एनपीसीआई का मेजर काम क्या है, एनपीसीआई का मेजर काम है, एनपीसीआई किस एक्ट के अंदर बनी है,
देखिए कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसको बनाया गया था, आईबीए ने बनाया था किसके अंदर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर। तो ये जो एनपीसीआई है, इसका मेजर काम है कि ये इंडिया के पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू रूप से चलाता रहे, पेमेंट और सेटलमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव करता रहे। तो इंडिया के अंदर पेमेंट को लेके जो ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे पेमेंट करने की सुविधा इंक्रीज होती जा रही है, उन सब में एनपीसीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एनपीसीआई ने क्या क्या बनाया, तो आपने एक रुपे कार्ड के बारे में सुना होगा, तो रुपे कार्ड भी एनपीसीआई ने बनाया है। इसके अलावा यूपीआई को भी कौन ऑपरेट कर रहा है, एनपीसीआई ऑपरेट करता है। भीम ऐप हो गई या फिर भीम हो गई, ये भी एनपीसीआई का है। भारत बिल पे, जिससे आपका बिल पे करना काफ़ी इजी हो चुका है भारत बिल पे के थ्रू, तो भारत बिल पे भी एनपीसीआई का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईएमपीएस को भी कौन मैनेज करता है, आईएमपीएस को भी एनपीसीआई मैनेज करता है। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको ये सारी की सारी न्यूज़ पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूपीआई क्या होता है, साथ के साथ एनपीसीआई के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। एक फास्टैग, टोल टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फास्टैग की सुविधा की है, वो फास्टैग भी आपके एनपीसीआई के अंडर आता है। अगली न्यूज़ हमारी डिफेंस से जुड़ी हुई है। डिफेंस में पहले आपको पता होना चाहिए कि 1982-83 के अंदर इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हम 5 तरह की मिसाइल्स को डेवलप करने की बात कर रहे थे। ये 5 मिसाइल्स कौन सी थी, एक थी आपकी पृथ्वी, पहले पृथ्वी 1 बनाई गई और फिर पृथ्वी 2 बनाई गई। ये जो पृथ्वी 1 है, इसको आज की डेट में हमने खत्म कर दिया और पृथ्वी 1 को किसने रिप्लेस कर दिया, प्रहार नाम की मिसाइल ने रिप्लेस कर दिया पृथ्वी 1 को। जो ये पृथ्वी 2 है, ये आज की डेट में कंटिन्यू होती है और इसी का ही एक वेरिएंट हमने बनाया है, जिस वेरिएंट का नाम है धनुष। अब ये जो पृथ्वी हमने बनाई थी, पृथ्वी थी हमारे शॉर्ट रेंज के टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाई गई थी पृथ्वी के नाम से। दूसरी मिसाइल जो हमारी आती है वो है हमारी त्रिशूल। पृथ्वी, फिर आती है त्रिशूल। त्रिशूल भी आपकी शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, लेकिन त्रिशूल और पृथ्वी में क्या अंतर है, पृथ्वी जो है वो पृथ्वी से पृथ्वी पे मार करती है, पृथ्वी जो है वो सरफेस पे मार करती है, लेकिन जो त्रिशूल है, त्रिशूल आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, उसने त्रिशूल ऊपर की तरफ फेंका है, यानी कि सरफेस से एयर की तरफ त्रिशूल मिसाइल को फेंका जाता है, ठीक है। पृथ्वी हो गई, त्रिशूल हो गई। त्रिशूल के बाद आती है आपकी आकाश जो है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि एयर से है, तो ये भी आपकी सरफेस से लेके एयर की तरफ जाती है और ये आकाश को छूने की बात करती है, और आकाश तो बहुत ऊंचाई पे है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, सरफेस टू एयर की मीडियम रेंज की मिसाइल जो है, मीडियम रेंज की जो मिसाइल है उसको आकाश के नाम से जाना जाता है। जो चौथी मिसाइल थी उसका नाम था नाग जो है, बहुत सारी आर्मीज होती हैं जो कि अपने लड़ाई के दौरान टैंक को इस्तेमाल करती हैं। टैंक के ऊपर बहुत ही मोटी कवच लगी होती है, जिससे टैंक के ऊपर मिसाइल का ज़्यादा असर नहीं होता। ये जो टैंक है लड़ाई में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ऐसे दुश्मन के टैंकों को मारने के लिए, ऐसे दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल्स को तोड़ने के लिए हमने एक मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था नाग ही हमारे न्यूज़ में था, तो अभी हम नाग को डिटेल में देखेंगे। बाकी आपको ये IGM-DP के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए साफ बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट मिसाइल जो हमारे IGM-DP में थी उसका नाम था अग्नि मिसाइल। ये जो अग्नि मिसाइल है, इसकी स्टार्टिंग हमने IGM-DP में की थी, लेकिन आज की डेट में ये IGM-DP का हिस्सा नहीं है। अग्नि मिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है इंडिया के लिए, इसीलिए हमने इसको एक अलग तरीके से डेवलप करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो अगर सवाल आ जाए कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की 5 मिसाइलें कौन सी हैं, तो एक्रोनिम याद कर सकते हो आप, पटना, ठीक है। वरना कैसे याद करोगे, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि को आज की डेट में यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। अब नाग के बारे में देख लेते हैं कि ये नाग क्यों न्यूज में थी। पहली चीज तो नाग का जो आप याद रखेंगे वो ये कि नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दूसरा, इसको हमने इंडिजीनियसली, यानी कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है, किसी और से ये मिसाइल खरीदी नहीं है, तो इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कौन रन कर रहा है, इसको रन कर रहा है DRDO, ठीक है। इंडिया का जो DRDO है वो इसको रन करता है। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, ये हमारी 3rd जनरेशन की मिसाइल है।
और इसका मेजर काम है जो भी बैटल के टैंक होते हैं या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, उन आर्मर्ड व्हीकल्स को मार गिराना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। ये जो मिसाइल देखिए, लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई में किसी मैदान पर लड़ाई हो रही है, यहाँ पे टैंक खड़ा है, तो ये टैंक बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होता, तो जो हम मिसाइल लॉन्च करेंगे उस मिसाइल की भी जो रेंज है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। तो नाग मिसाइल की हमने रेंज कितनी रखी है? नाग मिसाइल की रेंज रखी है हमने 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर तक। ठीक है, टैंक जो है सिर्फ इतनी ही दूरी पे होता है, तो 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर की दूरी पे रखा है। इसी नाग का एक और वर्जन भी तैयार किया जा रहा है, नाग का ऐसा वर्जन जिसको हम हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेंगे। उस मिसाइल का नाम दिया गया है हमने हेलिना, उसका नाम दिया गया है हेलिना। हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी जाने वाली नाग मिसाइल को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। हेलिना के भी जो ट्रायल हैं वो ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और इसको आगे जाके हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं इंडक्ट हो रही होंगी। तो ये जो हमारी न्यूज़ थी ये नाग से जुड़ी हुई न्यूज़ है। अगली डिफेंस की जो हमारी न्यूज़ है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जुड़ी हुई है। इंडिया के अंदर जो भी आपके हथियार बन रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हथियार हो या फिर मिलिट्री का हथियार हो, मिलिट्री के हथियार या सिविलियन हथियारों के एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कोई आर्म्स बन रहे हैं, एम्यूनिशन बन रही है। एम्यूनिशन क्या होती है? जैसे कि गोलियां को हम एम्यूनिशन कहते हैं। कोई भी एक्सप्लोसिव बन रहा है जो कि सिविलियन या मिलिट्री ग्रेड का है, कोई केमिकल बन रहा है। इसी तरह मिलिट्री के व्हीकल्स हो गए, मिलिट्री के व्हीकल्स में आपके टैंक भी आते हैं, या फिर जो अभी हमने देखा आर्मर्ड व्हीकल्स। आर्मर्ड यानी कि ऐसे व्हीकल जिसके ऊपर हमने एक आर्मर चढ़ा रखा होता है, एक सुरक्षा कवच चढ़ा रखा होता है। तो ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं ये सब भी आपके सिविलियन और मिलिट्री व्हीकल्स की कैटेगरी में आएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें कुछ फैक्ट्रीज में बनती हैं और इन फैक्ट्री को रन करने की जिम्मेदारी दी गई है OFB को। OFB क्या होता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसके द्वारा जो फैक्ट्रीज रन होती हैं वहां पे ये सारी चीज़ें बनेंगी। लेकिन बहुत टाइम से ये बात कही जा रही थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हमने एक मोनोपोली की कंडीशन में रन करना चालू कर दिया, यानी कि ये सारी चीज़ें बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसकी है। जहाँ पे भी मोनोपोली होती है वहाँ पे इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए सब कह रहे थे कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसकी मोनोपोली खत्म करने की ज़रूरत है, इसको और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। कुछ कमिटीज़ बनी थी, उन कमिटीज़ ने कहा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉरपोरेट तरीके से चलाने की ज़रूरत है। तो जब इसको हम कॉरपोरेटाइज कर देंगे तो ये क्या होगा? ये कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाएगी और कंपनीज एक्ट के जो भी कानून है वो सारे के सारे कानून इसके ऊपर लगेंगे। तो उन कमिटीज का मानना यह था कि अगर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉरपोरेटाइज कर देंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अभी जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन ये लिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का डिसोल्यूशन कर दिया है और क्या कहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जितने भी एसेट थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जितने भी एम्प्लॉय थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे, ये सभी के सभी जो हैं अब अलग अलग PSU में काम करेंगे। कौन से PSU में? 7 डिफेंस PSU में। तो डिफेंस से जुड़े हुए 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और इन 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सारे एसेट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट जाके काम करेंगे। तो अब ये वाला जो काम है, हथियार बनाने वाला काम जो है वो इन 7 डिफेंस PSUs के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हम डिसॉल्व कर चुके हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। पहली बार इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो 1775 में हमें देखने को मिलता है। तब बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस नहीं है। ठीक है, पॉलिटी का आर्टिकल 123 में जो हम देखते हैं वो ऑर्डिनेंस होता है। यहां पे हम ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रहे, ये ऑर्डिनेंस है। ठीक है, 1775 के अंदर बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस बना था। कहां पे बनाया गया था? ये बोर्ड फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, फोर्ट विलियम, याद कीजिए, ये आपने मॉडर्न इंडिया के अंदर भी फोर्ट विलियम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस पहली बार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1801 के अंदर हम ये जो बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस है इसके अंदर पहली इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट बनाई जाती है। ये जो बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस है ये क्या करता है? ये फैक्ट्रीज को रन करता है। तो पहली फैक्ट्री या फिर पहली इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट हमें 1801 के अंदर देखने को मिलती है। और वो भी कहाँ मिलेगी? वो भी आपको कोलकाता के अंदर ही देखने को मिलेगी। 1979 के अंदर इंडिया क्या करता है? इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को स्टैब्लिश कर देता है। इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को स्टैब्लिश कर देता है। अब इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कुछ दिक्कतें थी, उसके लिए कुछ कमिटीज को बनाया गया। इन कमिटीज के नाम आप याद रखेंगे।
पहली कमेटी TKS नायर कमेटी, TKS नायर कमेटी। दूसरी कमेटी आपकी आती है विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी। तीसरी कमेटी वाइस एडमिरल रमनपुरी कमेटी, वाइस एडमिरल रमनपुरी कमेटी। और चौथी आप याद करेंगे जनरल DB शेकतकर कमेटी। ठीक है, तो ये जो पहली 3 कमेटी हैं, इन तीनों कमेटी ने कहा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेट मॉडल पर ले जाना चाहिए, यानी कि इसको कॉर्पोरेटाइज कर दो। कॉर्पोरेटाइज करने के बाद ये कंपनीज एक्ट के कानूनों के अंदर काम करेगी और थोड़ी एफिशिएंट हो जाएगी। DB शेकतकर ने कहा था कि इसको कॉर्पोरेटाइज मत करो, पर इसकी ऑडिटिंग रेगुलरली होनी चाहिए, ताकि ऑडिटिंग होगी तो थोड़ा सा डर रहेगा और काम जो है वो थोड़े से अच्छे तरीके से होता रहेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। जो इसके बारे में आपको कुछ टर्म्स बोलते हैं हम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ये कहा जाता था कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस को जो फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। तो ये फोर्स बिहाइंड आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से मिलते थे। दूसरी जो इसके लिए टर्म होती है वो ये कहा जाता है कि हमने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का पता है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हम कहते हैं कि ये फोर्थ आर्म है हमारे डिफेंसेस की, फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंसेस भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारी डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ थी। अब 2 मिसलिनियस न्यूज़ हैं। मिसलिनियस मतलब कि कैटेगरी में नहीं आती पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये। जैसे पहले हमें जानना है C के बारे में। C की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C। तो ये जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, इसका काम है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करना। तो टेलीकॉम की R&D करने की जो जिम्मेदारी है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को दी गई है। 1948 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो C है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, जो कि R&D करता है। ये किन किन चीज़ों के ऊपर आज की डेट में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है? ये कर रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर R&D हो रही है, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हो रही है। ये काम कर रहा है आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, सिक्योरिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये C के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो एक और न्यूज़ है, जिसको आप कल्चर की न्यूज़ भी मान सकते हैं, हिस्ट्री की न्यूज़ भी मान सकते हैं, मैं इसको साइंस एंड टेक के अंदर रख रहा हूँ। देखिए, थामीराबरानी सिविलाइजेशन है साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। ये थामीराबरानी नाम की एक नदी है, जिसको पहले जाना जाता था, पहले इसका नाम होता था पोरुनाई रिवर, पोरुनाई रिवर। तो जब इंडिया के अंदर आपने सबने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की है, तो नॉर्थ के अंदर आप IVC की पढ़ते हैं। आज की डेट में हमें एविडेंस मिल रहे हैं इस तरह के कि साउथ में ये जो पोरुनाई नदी है, जिसको हम थामीराबरानी नदी के नाम से भी जानते हैं, इसके आसपास भी एक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर यहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। तो अभी एक मटका सा मिला था, उस मटके के अंदर हमें राइस मिली थी और कुछ मिट्टी मिली थी। तो जब हमने इसकी कार्बन डेटिंग करी तो हमें यह पता चला कि इसकी जो एज है वो एज है 1100 BC की, सॉरी 1155 BC की। यानी कि लगभग जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान का ये चावल हमें मिला था। तो जब राइस वहाँ पे उस पीरियड का मिला था, तो इसको राइस के खाने वाले लोग भी उस पीरियड पे वहाँ पे रहे होंगे। तो ये एक एस्टिमेट मिला है। साइंस के अंदर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि कार्बन से बने होते हैं, यानी कि कार्बन उनके बेस में होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस कार्बन को हम टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है, जिसको हम कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। तो कार्बन डेटिंग में हम किस चीज़ की यूज़ करते हैं? तो उसके अंदर हम कार्बन के एक वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन का एक वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, जिस आइसोटोप का नाम होता है C14। तो ये जो C14 होता है, इससे एज पता लगाने के लिए हम C14 आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है? पहला तो ये कि C14 किस काम आता है? तो ये एज पता लगाने के काम आता है या फिर कार्बन डेटिंग के काम आता है। कार्बन डेटिंग, एक सिंपल सा जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आता है कि कार्बन डेटिंग आखिर होती क्या है? कार्बन डेटिंग ये पता लगाती है कि जो भी सब्सटेंस कार्बन से बना हुआ है वो सब्सटेंस कितना पुराना है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग भी एज का है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती, सीधा
टर्म के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये टर्म किस चीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, एक और पूछ सकते हैं कि ये C14 जो है क्या ये रेडियो एक्टिव होता है, तो ये बिल्कुल रेडियो एक्टिव होता है लेकिन बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो C14 एक वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। दूसरी चीज पूछ सकते हैं कि कार्बन डेटिंग जो है या फिर C14 डेटिंग जो है, ये डेटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए की जा सकती है, इनऑर्गेनिक के लिए नहीं की जा सकती। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ज्यादातर ये ऑर्गेनिक के लिए करते हैं, पर कुछ कुछ सम इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए भी हम C14 डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ है जिसमें आपको कार्बन डेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी और भी डिटेल चाहिए इसके बारे में तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और भी इसकी हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां से आपको क्या याद रखना है, एक तो इस नदी का नाम याद रखेंगे, इसका पुराना नाम आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम है आपका पोरुनाई नदी। ये जो पोरुनाई नदी है ये आपके वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने के बाद ये ऐसे तमिलनाडु की तरफ मूव करती है और गल्फ ऑफ मन्नार में जाके मिल जाती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये नदी यहाँ पे मिलती है। तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो भी हमें इस सिविलाइजेशन से देखने को मिलता है कि हो सकता है उस जमाने में इंडिया के, सदर्न इंडिया के जो लोग हैं वो श्रीलंका के साथ कोई ना कोई डील वगैरह, ट्रेड वगैरह करते हों। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं।